हेलो, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जनन तंत्र को पढ़ेंगे। जनन तंत्र होता क्या है? तो जनन तंत्र अपने समान संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को हम जनन तंत्र कहते हैं। जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि दूसरा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन में नर युग्मक या मादा युग्मक, इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, ये एक ही शरीर में हो जाता है। जबकि लैंगिक जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी है। अलैंगिक जनन को हम देखेंगे तो यह तीन प्रकार का होता है। एक विखंडन होता है, जिसमें कि इसका केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और नए शरीर का निर्माण कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका केंद्रक दो भागों में बट गया यहाँ पर, और यही बटा हुआ जो पार्ट है इस नए शरीर का निर्माण कर दिया है। जबकि बर्डिंग देखेंगे यहाँ पर, इसे मुकुलन हिंदी में कहते हैं। इस प्रकार का जो जनन होता है, इसमें एक उभार पैदा होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये उभार बड़ा होते जाता है और कुछ समय पश्चात टूटकर अलग हो जाता है, जिससे कि नए जीव का निर्माण हो जाता है। बर्डिंग में एक उभार पैदा होता है जिससे कि नए जीव का निर्माण होता है, और यही उभार कुछ समय पश्चात टूट जाता है, जिसे हम यहाँ पर बर्ड इसको बोलते हैं। कायिक जनन में देखेंगे तो कायिक जनन में जड़, तना और पत्तियाँ तीनों भाग लेती है। और ये जनन देखेंगे तो मकई के बाल में होता है, मकई के पौधा में होता है, और ये गन्ना में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है, एक विखंडन, एक बर्डिंग तथा एक कायिक जनन। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने के लिए नर युग्मक और मादा, मेल और फीमेल दोनों को होना आवश्यक है। अगर हम मेल को देखते हैं तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो कि गौण लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, और यहाँ पर हमने दे भी दिया है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, यही पुरुषों में उत्तेजना पैदा करता है। जबकि नॉल 9 नाम का एक दवा होता है जो कि शुक्राणु को मार डालता है। अगर हम पुरुषों में देखें तो पुरुषों में जनन की क्षमता 14 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और यह आजीवन रहती है। जबकि महिलाओं में जनन की क्षमता 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है और 50 वर्ष की आयु में यह समाप्त हो जाती है। आगे हम नेक्स्ट देखें। जनन की क्रिया करने के लिए जिस अंग की ज़रूरत होती है उसे हम जननांग कहते हैं। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले जो मादा के जननांग होते हैं, उसमें अंडाशय होता है। अंडाशय, यहाँ पर अंडाशय ओवरी को कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। अंडाशय का जो मुख्य काम होता है वो अंडा का निर्माण करना है। और ये अंडा का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं में 2 अंडाशय होती है, और इन अंडाशय में पहले हफ्ता में जो होता है, इसमें अंडाशय का निर्माण होता है, तथा दूसरे हफ्ता में यह अंडाशय परिपक्वता की ओर चलता है। जबकि तीसरे हफ्ता में देखेंगे तो यह अंडाशय जो होता है यह फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है, और चौथे हफ्ता में यह बाहर आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे बोला जाता है, यानी कि मासिक चक्र। और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है, जो कि यही एस्ट्रोजन हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह गर्भ धारण करने में यूट्रस का विकास करता है, तथा यह स्तन का भी विकास करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जबकि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है यह डिलीवरी के समय में यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है।
रिलैक्सिन हार्मोन। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो मादा जननांग में ओवरी होता है यह मुख्य जननांग होता है और इसका काम अंडा का निर्माण करना तथा हार्मोन का निर्माण करना। हार्मोन में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जैसे कि हम बता दिए हैं कि पहले हफ्ता में मासिक अंडाशय का जो निर्माण होता है तथा दूसरे हफ्ता में यही अंडाशय परिपक्वता की ओर जाता है और तीसरे हफ्ता में फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। चौथे हफ्ता में यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा शरीर से बाहर निकल आता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो गर्भधारण में सहायक होता है, स्तन के विकास को बढ़ा देता है गर्भधारण के समय। जबकि रिलैक्सिन हार्मोन यह प्रसव के लिए सहायक होता है, यानी कि जब डिलीवरी होता है उस समय यह यूट्रस को मार्ग को चौड़ा कर देता है। इस तरह से हमने ओवरी को देख लिया। आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक नली के समान रचना बनी हुई है जो कि यहाँ पर यूट्रस से आकर, इसे हम यूट्रस कहते हैं, यूट्रस से आकर जुड़ी हुई है और यही नली के समान रचना को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसे हिंदी में हम अंडा वाहिनी कहते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर अंडाशय का निर्माण होता है और फैलोपियन ट्यूब में जो है ये निषेचन का कार्य होता है। जब नर का शुक्राणु आता है तो यही फैलोपियन ट्यूब में परिपक्व अंडाशय रहते हैं जहाँ की निषेचन की प्रक्रिया होती है और इसका यही जो अंडा फैलोपियन ट्यूब होता है जो कि यूट्रस को ओवरी से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पर यूट्रस होता है और यही यूट्रस में बच्चा का विकास होता है, यानी कि भ्रूण का विकास होता है इसी यूट्रस के अंदर। यूट्रस जो होता है एक थैली के समान इसका रचना होता है, जैसे कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, और इसमें भ्रूण का सबसे पहले हृदय बनता है और इसी के अंदर इम्यूटिक सैक नामक झिल्ली के द्वारा भ्रूण ढका हुआ होता है। इसमें जो भ्रूण का भोजन मिलता है वो गर्भनाल के द्वारा, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, इसी के द्वारा इसे भोजन मिलता है और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में लोहा तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है। नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, जबकि और वे ही शुक्राणु जनन की क्रिया में भाग लेते हैं जिनमें पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा यानी कि 46 होती है। इस ओवरी के अंदर जो अंडा का निर्माण होता है, अगर उस अंडा को हम देखेंगे तो अंडा का बनावट इस प्रकार से होता है, इसे जूम करके बनाया गया है। इसके बाहरी आवरण को हम कोरोना रेडियोटा कहते हैं जो कि यहाँ पर बना हुआ है, जबकि इसके आंतरिक भाग में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम जेना प्लेसोडा कहते हैं और इसी के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। अब हम नर जननांग की ओर चलेंगे। जैसे कि हमने मादा जननांग को देख लिया कि इसमें ओवरी होता है जिसमें अंडा का निर्माण होता है और फैलोपियन ट्यूब या नली के समान रचना होती है जो कि यूट्रस को जोड़ने का काम करती है और यूट्रस में भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण इसी में पलता है जो एक थैली के समान इसकी रचना होती है। अब हम नर जननांग को देखेंगे।